नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं अध्याय नंबर 9 के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में अध्याय नंबर 7 कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज हम लेके चल रहे हैं अध्याय नंबर 9 और वो है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। यहाँ पर देखिए, आनुवांशिकता इस शब्द के बारे में आप छोटी क्लासों में 9th क्लास में भी कुछ पढ़ चुके हैं। हम जनरली अपनी लैंग्वेज में भी कभी कभार कहते हैं कि कुछ गुण ऐसे होते हैं हमारे अंदर, तो हम कहते हैं कि ये हमारा आनुवांशिक है। जैसे किसी बच्चे के जो बाल हैं वो बाल सफ़ेद है, ठीक है, तो उसको पूछा जाता है कि भाई इतनी कम उम्र में तुम्हारे बाल सफ़ेद क्यों हैं, तो वो एक वर्ड यूज करेगा, वो कहेगा ये आनुवांशिक है, या फिर वो कहेगा ये वंशानुगत है। तो वहाँ पर ये शब्द उसका प्रयोग करने का तात्पर्य ये है कि वो अनेक पीढ़ियों से, यानी उसके पिता, उसके दादा, उनके अंदर ये गुण थे जो उसके अंदर आ चुके हैं। तो एक तरीके से आनुवांशिकता का सीधा सीधा तात्पर्य हो गया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का संचरण। और आनुवांशिकता जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर सिर्फ लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया जाता है। और आनुवांशिकता के कारण ही क्या होता है, जैव विकास होता है। व्यक्ति के अंदर अनेक सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं और उन्हीं परिवर्तन से आधुनिक मानव या आधुनिक जीव जंतुओं का निर्माण हुआ है। इसीलिए आज हम अध्ययन करने वाले आनुवांशिकता और जैव विकास में संबंध। सबसे पहले पढ़ते हैं आनुवांशिकी, जिसे कहा जाता है जेनेटिक्स। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आनुवांशिकी का जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। इसके अंदर पढ़ेंगे हम ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में बताने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल थे। क्या खोज थी इनकी, विज्ञान में क्या योगदान था, हमारे इस चैप्टर के अंदर इनके बारे में एक टॉपिक आने वाला है, तो उनके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले आनुवांशिकी। और आनुवांशिकी क्या है, अध्ययन है। किस चीज़ का अध्ययन है, ध्यान से समझिएगा इस पाठ को। आनुवांशिकी अध्ययन है आनुवांशिकता या वंशागति का, या फिर विविधता या विभिन्नता का। तो यहाँ पर दो नई चीज़ें आ गई अपने पास में, एक है आनुवांशिकता और वंशागति, इसे क्या कहा जाता है, और विभिन्नता और विविधता ये क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिकता और वंशागति। तो विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। देखिए, विभिन्न लक्षण यानी हमारे माता पिता से कुछ लक्षण जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, संतान के अंदर आते हैं, हमारे अंदर आते हैं। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। वंशागत का अर्थ क्या होता है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। तो विभिन्न लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, इसे कहा जाता है आनुवांशिकता या फिर वंशागति। दूसरी चीज़ है विभिन्नता या विविधता। नाम से ही पता चल रहा है, हम किसी दो चीज़ों को देख कर कहते हैं इनमें विविधता है, इसमें विभिन्नता है, यानी यह जनक तथा संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। एक संतति पीढ़ी यानी किसी भी संतान की, ठीक है, संतान की शकल, सूरत, हाव भाव संपूर्ण रूप से अपने जनक पीढ़ी यानी अपने माता पिता से कभी नहीं मिलते, राइट। क्योंकि संतति के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो उनके जनक पीढ़ी ने नहीं दिए। कहने का मतलब उनमें कुछ ऐसे लक्षण है जो उनकी जनक पीढ़ी से क्या है, भिन्न है। तो इसे ही कहा जाता है विभिन्नता या विविधता। ठीक है, जनक पीढ़ी और संतति पीढ़ी के लक्षणों के बीच में जो अंतर होता है या असमानता होती है उसे कहा जाता है विभिन्नता या विविधता। क्या ये एक दूसरे से अंतर संबंधित है? बिल्कुल। यदि आनुवांशिकता होती है, वंशागति होती है और उसके साथ में विभिन्नता है और विविधता है, तो उसे कहा जाता है जैव विकास। और यही हमारा चैप्टर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, विभिन्नता जो हमने पढ़ी है वो विभिन्नता भी दो प्रकार की होती है। मैंने वापस बता देता हूँ, विभिन्नता का मतलब होता है जनक पीढ़ी यानी हमें जन्म देने वाले, और संतति पीढ़ी यानी हम में और जनक पीढ़ी में अंतर पाया जाता है, और इसी अंतर का नाम है विभिन्नता या विविधता। ये अंतर दो प्रकार का होता है, एक होता है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, दूसरा होता है जनक कोशिका विभिन्नता। शारीरिक कोशिका भिन्नता का मतलब साफ साफ पता चल रहा है शरीर की कोशिका या शरीर के डिजाइन में भिन्नता। जनक कोशिका के भिन्नता का अर्थ होता है जनक कोशिका में भिन्नता। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये शारीरिक कोशिका में आती है, हमारे शरीर की कोशिका के अंदर आती है, लेकिन ये जनक कोशिका में आती है।
जनक कोशिकीय भिन्नता किस में आती है? जनक कोशिका के अंदर आती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, जबकि ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ जनन कोशिका का अर्थ होता है शुक्राणु। ठीक है, मानव की बात करेंगे तो शुक्राणु और मादा की बात करेंगे तो अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु इनके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं? जनन कोशिकीय भिन्नता। आपको पता है कि हमारे शुक्राणु के अंदर जो भी गुण होते हैं वो गुण अगली पीढ़ी में चले जाएंगे, लेकिन हमारा शरीर का डिजाइन, हमारा हेयर स्टाइल, क्या ये सब भी अगली पीढ़ी में जाएंगे? नहीं, ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, ये जैव विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, जैव विकास कब होगा? जब उसमें भिन्नता आएगी। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षण किन्हें कहा जाता है? अकोशिकीय भिन्नता को। क्यों? क्योंकि इनको हम बाहर से ग्रहण करते हैं। और इन्हें आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जनक पीढ़ी से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कानों में छेद करना, ये कानों में छेद करते हैं, क्या जन्म से है? हमारे माता पिता ने दिए हैं? नहीं, हम बाहर से छेद करवाते हैं। तो उपार्जित लक्षण है, ये अगली पीढ़ी में कभी नहीं जाएंगे। कुत्तों में पूंछ काटना, यदि कुत्ते की पूंछ काट दी जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा कि अगला कुत्ता पैदा होगा तो उसकी पूंछ होगी नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, उसकी पूंछ होगी। यानी कैसी भिन्नता है? शारीरिक भिन्नता। दूसरी तरफ बात करें मानव के बालों का रंग, किसी व्यक्ति के बचपन से बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो श्योर है उसकी अगली पीढ़ी में भी ऐसा ही होगा। तो यह आनुवांशिक लक्षण है, यानी जनक कोशिकीय भिन्नता है। और मानव शरीर की लंबाई, यदि किसी बालक की लंबाई ज़्यादा है तो श्योर है उसकी अगली पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होंगे उसकी भी लंबाई ज़्यादा होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, शारीरिक कोशिकीय भिन्नता और जनक कोशिका भिन्नता में ये अंतर है। 4 पॉइंट ध्यान रखने आपको। फिर हम बात करते हैं कि ये जनन कोशिका के अंदर जो भिन्नता ना वो क्यों आई, उसका कारण क्या है। भाई भिन्नता तभी आती है जब जनन कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा भिन्नता आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाती है। क्यों आई, इसका कारण क्या है समझिएगा। जनन द्वारा परिलक्षित होती है, चाहे जंतु अलैंगिक जनन करे या लैंगिक जनन करे। जो जनन के दौरान जितनी भी विभिन्नता आएगी वो कब आएगी? जनन के दौरान आएगी, जनन के कारण आएगी। अब जनन 2 प्रकार का होता है, एक जनन होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? आपको पता है कि अलैंगिक जनन में नर यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना जरूरी नहीं है। जैसे आप जानते होंगे हाइड्रा अपने शरीर में से एक छोटी सी कली बनाता है पहले, फिर वो कली क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, और आखिर में कली बड़ी होकर क्या बना देती है? एक नए हाइड्रा का निर्माण कर देती है। तो ये कैसा विभाजन हुआ? क्या इसमें नर और मादा का मिलन हुआ? क्या इसमें नर प्लस मादा का मिलन हुआ? नहीं। क्या इसमें नर शुक्राणु या अंडाणु ऐसा कुछ मिला? नहीं। तो जब ऐसा नहीं होता है तो उसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। चलिए एक उदाहरण और बताता हूँ आपको। आप जानते हैं अमीबा को यदि बीच में से काट दिया जाए, जैसे मैं आपको ये प्रश्न पूछूं कि अमीबा अपनी संतान कैसे पैदा करता है, तो अमीबा का डिजाइन कैसा भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा है, अमीबा अपने शरीर को बीच में से तोड़ लेता है तो 2 अमीबा का डिजाइन या 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। अब मेरा प्रश्न आपसे, क्या इसमें नर अमीबा और मादा अमीबा का मिलन हुआ? नहीं। ठीक है, क्या नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन जरूरी था? नहीं। तो इस प्रकार के जनन को कहा जाता है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में आपको पता है कि दूसरा कोई जनक आता ही नहीं। तो जैसा पिता के अंदर, या जैसे मैं कहूँ कि एक अमीबा के अंदर जैसे लक्षण होंगे वो वैसे के वैसे लक्षण किस में चले जाएंगे? उसकी संतान में। तो इसमें बहुत कम विभिन्नता आती है, बहुत कम। और अगर थोड़ी बहुत आ भी जाती है तो वो आती है डीएनए की प्रतिकृति के कारण, कुछ त्रुटियाँ आ जाती है। जब डीएनए बनता है तो उसमें कुछ त्रुटियाँ आ जाती है, उसके कारण थोड़ी बहुत भिन्नता आ जाती है। बाकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है किसमें? अलैंगिक जनन में। और आपको पता है लैंगिक जनन, इसमें नर और मादा का मिलन होता है। तो नर और मादा का मिलन होगा तो नर के लक्षण भी होंगे, मादा के लक्षण भी होंगे। इसका मतलब जो नई संतान पैदा होगी उसके अंदर प्योरिटी कम होगी, उसके अंदर नए लक्षण आ जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो विविधता अपेक्षाकृत बहुत अधिक मिलेगी। और ये विविधता किस कारण होती है? क्रॉस संकरण के द्वारा। क्रॉस संकरण किसे कहेंगे? एक तरफ से नर गुणसूत्र आते हैं और दूसरी तरफ से मादा गुणसूत्र आते हैं। ठीक है, और ये दोनों गुणसूत्र आपस में मिलते हैं। जब ये गुणसूत्र मिलेंगे तो इससे क्या होगा? नए गुणसूत्र का निर्माण होगा। और जब नए गुणसूत्र का निर्माण होगा तो उसके अंदर मादा के भी गुण होंगे, उसके अंदर नर के भी गुण होंगे। तो इसका मतलब एक नया डिजाइन बनेगा। क्रॉस संकरण
गुणसूत्र या क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा, क्योंकि गुणसूत्र टूटते हैं पहले, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, लैंगिक जनन से सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। तो कौन सा जनन जैव विकास के लिए आवश्यक है? अलैंगिक जनन या लैंगिक जनन? तो आपका जवाब होगा लैंगिक जनन जैव विकास के लिए ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे विभिन्नता ज़्यादा मिलेगी, और विभिन्नता ही क्या है? जैव विकास है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब आता है ये जो विभिन्नता है, जब किसी प्राणी में विभिन्नता आती है तो उसका कुछ फायदा भी होगा, कुछ लाभ भी होंगे। क्या लाभ है विभिन्नता का? तो आइए चर्चा करते हैं इनके लाभ के बारे में। विभिन्नता के लाभ: प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। यदि कोई जीव पैदा होता है, उसके अंदर उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीव होते हैं, तो क्या होगा कि अधिक उष्णता को सहन करने वाले अगर जीव पैदा हो जाते हैं उष्णता, तो वो अधिक गर्मी को सहन कर लेंगे, और अधिक गर्मी को सहन कर लेंगे तो वो पृथ्वी पर क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। ठीक है, तो ये जीवित रहने का कारण कौन था? विभिन्नता, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गई? विभिन्नता आ गई। कैसी विभिन्नता आई? उष्णता को सहन करने की क्षमता आ गई। ठीक है, ये विभिन्नता के कारण पॉसिबल हुआ। चलिए दूसरी बात, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार है। यहाँ एक शब्द आया, उत्तम परिवर्तन का चयन। उत्तम परिवर्तन का चयन का मतलब हुआ, जो जीव अपने आप में बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा परिवर्तन करता है, जो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा अनुकूल होता है, उसी परिवर्तन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और वो जानवर सबसे ज़्यादा जिएगा। इसे कहा जाता है उत्तम परिवर्तन का चयन। ये जैव विकास का आधार है। तीसरी चीज़, स्वतंत्र एवं जुड़े हुए कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन हैं। स्वतंत्र फ्री ईयर लैब्स और अटैच्ड ईयर लैब्स। अपने जो जुड़े हुए कर्णपाली होते हैं, ये भी एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मानव समष्टि में परिवर्तन का। हमारे शरीर में लगातार 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल परिवर्तन आते रहते हैं हमारे शरीर में, और इसी परिवर्तन को हम क्या नाम दे रहे हैं? विविधता। और विविधता के कारण ही हम आज धरती पर टिके हुए हैं। यदि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की विविधता नहीं आती है, तो हम भी बाकी प्राणियों के लिए समाप्त हो सकते हैं। तो जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, आप खुद देख रहे हो, उनमें क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। तो विविधता के कारण ही क्या हो रहा है? जैव विकास। ठीक है, चलिए यहाँ से कोई खास चीज़ें नहीं थी एग्जाम की दृष्टि से, जैसे ही होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैव विकास में आनुवांशिकी और आनुवांशिकी का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने विज्ञान में ऐसा क्या किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेंडल का योगदान, क्या योगदान? देखिए, मेंडल ने वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों के विप्यासी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात कि मेंडल जिस चर्च में पादरी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल है ना, एक चर्च जो होता है उसके अंदर क्या थे? पादरी थे। ठीक है, वहाँ पर क्या है कि उद्यान था, उसके अंदर अनेक सब्जियों वगैरह के पौधे थे। उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था, वो किया था मटर के पादप पर। किसके पादप पर? मटर के पादप पर अध्ययन किया। तो पहली बात आती है, मटर के पादप को ही उसने क्यों चूज किया? तो उसका कारण क्या? देखिए, एक तो उसके अंदर 7 जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। और वो भी कैसे? विप्यासी। विप्यासी मतलब विपरीत। जैसे बात करूँ मैं बीज के आकार, पहला तो बीज का आकार देखो, गोल भी हो सकता है, झुर्रीदार भी हो सकता है। पहला लक्षण ये हो गया। दूसरा बीज का रंग, तो बीज का रंग पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, ये दूसरा लक्षण आ गया। तीसरा लक्षण है फूल का रंग। फूल का रंग बैंगनी हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। चौथा है फली का रंग। फली फूली हुई हो सकती है और सिकुड़ी हुई हो सकती है। 4 ये हो गए। उसके बाद में फली का रंग हरा हो सकता है, पीला हो सकता है। फिर आता है पुष्प की स्थिति, ये हो गया आपके 5, ये 6। पुष्प की स्थिति अक्षीय हो सकती है या अंत्य हो सकती है। ठीक है, अंत्य का मतलब एंड में, यहाँ लास्ट में, और अक्षीय का मतलब जगह जगह पुष्प निकले हुए। ठीक है, और लास्ट में आता है पुष्प का रंग। ये पुष्प का रंग है। ठीक है, पुष्प की स्थिति, या सॉरी पादप की लंबाई है, पादप की लंबाई, ये गलत छपा है यहाँ,
तो पादप लंबा हो सकता है और वो ना हो सकता है। कितने जोड़ी लक्षण हो गए? 7 जोड़ी लक्षण आती है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये आता है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया? तो पहला कारण तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर 7 जोड़ी लक्षण पाए जाते हैं। पहला कारण तो ये हो गया। और कुछ कारण होंगे। देखिए, मटर के पौधों में विप्यारसी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, यानी जो लक्षण होते हैं मटर के पादप के वो साफ साफ दिखाई देते हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा, इनका जीवन काल भी छोटा होता है, ये 1-1.5 साल के पौधे होते हैं, तो ये दूसरा कारण ये है। तीसरा है कि सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु पर परागण भी इनमें कराया जा सकता है। आई होप मुझे पर परागण समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। और चौथा कारण है कि एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। और इसके अलावा एक 5वां और लिख सकते हैं इसमें कि मटर के पादप में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प का अर्थ क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प का अर्थ होता है कि उसके अंदर एक तो पाई जाती है वृत्तिका, ठीक है, और क्या पाए जाते हैं? पुंकेसर, यानी वृत्तिका और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्विलिंगी। ठीक है, चलिए अब आगे का टॉपिक रहेगा हमारे पास में। हालांकि ये लक्षण मटर के 7 विप्यारसी जोड़े ये हम देख चुके हैं, ठीक है, चलिए इनके बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। वो है एकल संकरण या मोनोहाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है ये? इसको पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आज का टाइम यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।